फांसी को लेकर आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, किस्से सुने होंगे, पर जो मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो कहानी एक ऐसे मुलजिम की है जिसकी उम्र महज 27 साल थी। और ऐसा क्या हुआ कि 27 साल की छोटी सी उम्र में उसे फांसी दे दी गई। अमूमन ये देखा गया है कि फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो जाती है, पर इस मुलजिम के साथ ऐसा ना हो सका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सत्य घटना के साथ आज मैं फिर आपके साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अन्य घटनाएं आपको मिलती रहें। आइए कहानी शुरू करते हैं। 1979 में उसे गिरफ्तार किया जाता है। पहले निचली अदालत, फिर माननीय उच्च न्यायालय, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, फिर माननीय राष्ट्रपति के पास उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ करने की अर्जी जाती है, पर अंत में उसे फांसी दी जाती है। शायद ये उस समय का सबसे तेज फैसला होगा, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस मुलजिम की उम्र उस समय सबसे कम रही होगी, केवल 27 साल की। ये कहानी है एक सीरियल किलर की। लोगों ने अब घर से रात में बाहर निकलना बंद कर दिया था, या यूँ कहें कि लोगों को लगता था कि यदि आज रात में घर से बाहर निकले तो कभी वापस नहीं आएंगे। क्योंकि रात को कंबल ओढ़े वो घर से निकलता था, और यदि कोई उसे भूल से देख ले तो उसके करीब जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। 1978 में जयपुर शहर से एक लाश मिलती है। गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि गर्दन के निचले हिस्से में किसी भारी चीज़ से वार किया गया है, और वार एक से अधिक बार किया गया है। पुलिस के पास ना तो कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, और ना ही उसको उस मृत शरीर के लिए कोई दावा प्रस्तुत करने आता है, ना ही कोई क्लेम करता है कि मेरा रिश्तेदार है या मेरा भाई है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर कर शव का अंतिम संस्कार कर देती है और फाइल को बंद कर देती है, और बात आए गई हो जाती है। इस केस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट लिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, ना ही कोई कत्ल की संभावना थी। था तो ये कत्ल, पर किसी ने क्लेम नहीं किया था, इसलिए पुलिस फाइल को बंद कर देती है। कुछ दिन बाद फिर से एक लाश पाई जाती है। इस बार लाश जयपुर शहर से दूर सिक्कर एक जगह है, वहाँ पाई जाती है। पैटर्न सेम था, वारदात करने का तरीका सेम था। गले की हड्डी टूटी हुई थी और गले के नीचे कई चोट के निशान थे। फिर जयपुर के आसपास अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जगह लाश पाई जाती है। वारदात करने का तरीका सेम था, चोट के निशान भी सेम थे। अब ये सिलसिला चल रहा था, पर पुलिस इन सारी कत्ल को आपस में जोड़कर नहीं देखती है, क्योंकि जगह अलग अलग थी और वारदात का तरीका एक था। पुलिस इस चीज़ को आपस में जोड़ नहीं पाती। अब ये कत्ल का सिलसिला 1, 2, 3 से बढ़ते बढ़ते 20 तक पहुंच जाता है, और किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि वारदात करने का तरीका एक है, चोट के निशान एक है, ना ही कोई इसे गंभीरता से लेता है, ना ही मीडिया में कोई खबर आती है। क्योंकि 1970 और 80 का दौर था, तो उस समय मीडिया बेहद जागरूक नहीं थी। सिर्फ पेपर के किसी पेज पर एक छोटी सी कटिंग आती है, और ये न्यूज़ 2-3 दिन चलती है और फिर ख़त्म हो जाती है, उस अखबार के पन्नों में गुम हो जाती है। पर जयपुर के एक आला अफसर होते हैं
उनकी नज़र उस पेपर की कटिंग पर पड़ती है। जब वो उस पूरी चीज़ को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वारदात का स्थान, वारदात की जगह भले ही अलग अलग हो पर वारदात करने का पैटर्न एक है, चोट के निशान एक है, हमला करने का तरीका एक है। हो सकता है एक ही व्यक्ति सारी वारदातों का अंजाम दे रहा हो। वो एक टीम बनाते हैं, वो वारदात की सच्चाई जानने के लिए आदेश देते हैं कि तहकीकात करो, इस केस की सच्चाई क्या है। पेपर में खबर छपती है, इसी बीच में फिर से कत्ल हो जाता है। तरीका सेम था, गले की हड्डी टूटी हुई थी और चोट का निशान था। अब कत्ल और शवों की गिनती रुकती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। और पहली बार एक नाम निकलकर सामने आता है, कनपटी मार। और अखबार ने इस सीरियल किलर को नाम दिया कनपटिया मार। पुलिस टीम काम पर लग जाती है और सुनसान इलाकों में सिविल ड्रेस में गश्त करना चालू कर देती है और लोगों को भी समझाती है कि आप अकेले सुनसान इलाकों में ना जाएं। पैटर्न सेम था, कनपटी पर वार करना। पुलिस अपनी गश्त बढ़ा देती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि इधर वारदात और हत्याओं की संख्या बढ़ती जाती है और आंकड़ा 30, 40 और फिर अंत में 50 तक पहुंच जाता है। कुछ लोग नसीब वाले थे जो इस हमले में घायल हुए और वो बच निकले, भाग्यशाली थे या कातिल उस दिन चूक गया, कुछ भी कह सकते हैं, पर वो बच गए। ऐसे 2-4 वाक्य हुए जो 2-3 लोग बच निकले। उन्होंने पुलिस को बताया कि हमने उसको अच्छे से तो नहीं देखा पर हम उसका हुलिया जानते हैं। जब हम सुनसान जगह से निकल रहे थे तो हमने दूर से देखा कि एक व्यक्ति कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था, तो हमें तो ऐसा लगा कि वो कपड़ों की पोटली है। पर हम जैसे ही उसके पास गए तो उसमें से एक आदमी निकला और उसने हथौड़े से मेरे ऊपर वार करने की कोशिश की, हथौड़े से हमला किया। अब जयपुर के आसपास के इलाकों में खबर फैल जाती है कि कोई है जो कंबल ओढ़कर हमला करता है और कनपटी पे मारता है। एक और चश्मदीद थाने में आता है और बताता है कि सेम पैटर्न पे मेरे ऊपर हमला हुआ था। अब कनपटी मार और कंबल ओढ़ के मारने वाले व्यक्ति का क्लू पुलिस के पास सिर्फ इतना ही था कि वो कंबल ओढ़ता है। अब ये बात जयपुर और जयपुर के आसपास के सारे इलाकों में फैल जाती है। लोगों में इतनी दहशत बैठ जाती है कि यदि वो दूर से आते हुए कंबल ओढ़े हुए किसी व्यक्ति को देखते तो अपने घरों में वापस भाग जाते। पुलिस ने लोगों से गुजारिश की कि आप लोग ग्रुप में घूमें, अकेले ना रहें, रात को ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और सुनसान इलाकों में बिल्कुल अकेले ना जाएं। पुलिस अपनी योजना बनाती है कनपटी मार और उस कंबल वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए, और पुलिस के हाथ में अभी तक कुछ नहीं था और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था और यह आंकड़ा अब 60 तक पहुंच गया था। अब पहली बार यह खबर दिल्ली पहुंचती है और हंगामा मच जाता है कि ऐसा कौन है जो लोगों को मार रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और यह आंकड़ा 60 तक पहुंच चुका है। तो राजस्थान की पुलिस एक स्पेशल टीम बनाती है कंबल वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए और उस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है कनपटिया मार ऑपरेशन। क्योंकि वो कनपटी पर मार रहा था तो पुलिस ने ऑपरेशन को एक नाम दे दिया, क्योंकि कातिल का नाम तो पता नहीं था। अब पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। पुलिस ने सभी चश्मदीदों को बुलाया, अलग अलग बिठाया और उनके कहे अनुसार हुलिया बनवाने का प्रयास किया। टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी पर स्केच और हुलिया बनाने की पद्धति जो कई
सदियों से चली आ रही, यूँ कहें कि बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही है। तो चित्रकारों को बुलाया जाता है और उनके बताए अनुसार हुलिये का स्केच तैयार किया जाता है। अलग अलग स्केच बनते हैं, उस सारे स्केचों को आपस में जोड़कर देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि ये हुलिया एक ही व्यक्ति का है। उसकी कद काठी भी वैसी ही है और ये जो है सीरियल किलर है और इसकी उम्र 20 से 25 साल के आसपास होगी। पुलिस खुद की एक योजना बनाती है, अलग अलग टीम बनाती है और सादा कपड़ों में सुनसान इलाकों में घूमना चालू कर देती है। और सुनसान इलाकों को इसलिए चुना क्योंकि पुलिस को अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि ये ग्रुप में काम करता है या अकेले काम करता है। वो पुलिस उन लोगों पे नज़र रखने लगी जो सुनसान इलाकों से अकेले गुजरते हैं, क्योंकि सुनसान इलाके में वारदात के समय ही उसे पकड़ा जा सकता था या हमला करते समय पकड़ा जा सकता था। कई रातों तक पुलिस अंधेरे में उस कंबल वाले व्यक्ति का इंतजार करती है और अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। जयपुर की पुलिस दिन रात कोशिश कर रही थी, खासकर रात। तभी पुलिस एक रात में गश्त कर रही थी और अचानक देखती है कि एक साया अंधेरे में आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और वो पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसके हाथ में कुछ था और वो कंबल ओढ़कर बैठ जाता है। इस सब वाक्य वैसा ही था जैसा कि चश्मदीदों ने बताया था कि एक व्यक्ति कंबल ओढ़ के बैठ जाता है और ऐसा लगता है कि कोठरी पोटली है कपड़ों की, पर वो पोटली नहीं व्यक्ति होता है और उसमें से अचानक निकलता है और हमला कर देता है। पुलिस पहले तो समझ नहीं पाती है कि हो क्या रहा है। टीम उस व्यक्ति के पास जाती है और उसे पुलिस चौकर लेके आ जाती है। पर पुलिस को पता नहीं था कि हम जिसे पकड़ कर लाए हैं वो कातिल है या नहीं, क्योंकि पुलिस को अंदाजा ही नहीं था। पुलिस सिर्फ एक अंधेरे में तीर चला रही थी। बस हुलिये के अंदाज पे वो उस व्यक्ति को पकड़ लेती है और कंबल के आधार पर पकड़कर थाने लाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शंकरिया है। पता पूछते हैं तो वो जयपुर के एक इलाके का पता बताता है और वहाँ जाकर जब तहकीकात की जाती है तो उसके माँ बाप मिलते हैं और उसका पता बिल्कुल सही मिलता है, उसने झूठ नहीं बोला था। अब उनसे पुलिस पूछती है कि तुमको पता है कि इस इलाके में दहशत फैली हुई है और लगभग 60 लोग मर चुके हैं। पुलिस ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उस समय शंकरिया की उम्र 27 साल के आसपास होगी और पुलिस को अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि शायद ये कातिल है भी या नहीं। पुलिस सस्पेंस में थी। वो घर जाके तहकीकात करती है और शंकरिया को बताती है थाने में आकर कि क्या तुम्हें पता है कि लगभग 60 लोगों का कत्ल हो चुका है। शंकरिया पहले तो चुप रहता है और फिर जब बोलता है तो पुलिस के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। शंकरिया बोलता है कि आपकी गिनती गलत है सर, 60 नहीं लगभग 70 लोग मर चुके हैं। तो पुलिस ये सुनकर सन्न रह जाती है और वो पुलिस से कहता है कि आपकी गिनती गलत है, लगभग 70 लोग मर चुके हैं, मारने वाला मैं ही हूँ कातिल, जो कनपट्टी पर हथौड़ा मारकर उन्हें मार देता है। अब पुलिस के पास उसका पूरा नाम था कनपटिया शंकरिया। कनपटिया इसलिए क्योंकि कनपट्टी पे मारता था तो ऑपरेशन कनपटिया के नाम से ही शुरू किया गया था, और शंकरिया इसलिए कि शंकरिया उसका पूरा नाम था। तो पुलिस फाइल में उसका नाम लिखती है कनपटिया शंकर। पुलिस ने पहले तो ये मजाक समझा कि एक साधारण सा 27 साल का लड़का लगभग 70 के आसपास कत्ल कैसे कर सकता है। तो फिर उसने बोला
कि साहब मेरी बात को मजाक मत समझिए, मैं नहीं उन 70 लोगों को मारा है, मैं ही हथौड़े से मारता हूँ। अगर आप बोलो तो चलो हथौड़ा जब्त करा देता हूँ। पुलिस ने ये बात अपने आला अधिकारियों को बताई तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद पुलिस वाले उनके माँ बाप को ये सब बताते हैं कि आपके बेटे ने 70 कत्ल किए हैं और हथौड़े से लोगों को मारा है, और उसने खुद कबूल किया है कि मैंने ही लोगों को मारा है। तो आप अपने बेटे के बारे में कुछ बताइए, क्या लगता है आपको कि वो ऐसी वारदात कर सकता है? तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, पढ़ने में अच्छा है, साधारण है, वो सब कुछ कर सकता है पर किसी का कत्ल नहीं कर सकता। माँ बाप को पूरा यकीन था। हालांकि पुलिस को भी ये कहानी गले नहीं उतर रही थी कि इतनी आसानी से किसी ने जुर्म को कबूल कर लिया और बोल दिया कि मैंने साहब इतने लोगों को मारा है। और उसका दूसरा पहलू ये भी था कि जो कातिल जो था उसकी उम्र 27 साल ही थी। अभी पुलिस को पक्का यकीन नहीं था, पुलिस को लगा कोई मानसिक रोगी है, झूठ बोल रहा है। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाती है, पूछताछ करती है, सारे कड़ियों को आपस में जोड़कर देखती है, सारे कत्लों को आपस में जोड़ती है तो एक कहानी निकलकर सामने आती है। शंकरिया का जन्म 1952 में जयपुर के इलाके में पैदा हुआ। वहाँ उसका जन्म हुआ। माँ बाप का एक ही सपना था कि बस मेरे बेटे को कैसे भी करके सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि मिडिल परिवार, गरीब परिवार जो होता है और सामान्य परिवार के लिए सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज भी लोग पुलिस की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, उनका एक ही सपना है सरकारी नौकरी मिल जाए। तो वैसा भी उसका भी वैसे ही सपना था। 23 साल तक तो सब ठीक ठाक से उसने पढ़ाई की, सब कुछ किया, दोस्त यार थे, पर जैसे ही वो 25 साल का हुआ उसके नेचर में परिवर्तन आ गया। अकेला रहने लगा, किसी से बात नहीं करना, कमरे में अपने आप को बंद रखना, और 2 या 3 दिन में कभी रात के समय निकलता तो माँ बाप पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलता कि मैं थोड़ा सा टहलने जा रहा हूँ, घर में रह रहे मेरा मन घबराता है, और रात में टहलने के लिए निकल जाता और आधी रात को वापस आता, और कभी कभी तो लगभग सुबह के 4 और 5 बजे तक वापस आता। पुलिस वाले माँ बाप की पूरी बातों को सुनकर, इन्वेस्टिगेशन को सुनकर कनपटिया शंकर की बातों पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ यही कातिल है। फिर उससे इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। वो बताता है कि पहली वारदात कहाँ की और किस जगह पर की। पुलिस वालों से संपर्क, उस इलाके के थाने वालों से संपर्क किया जाता है, रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं, उस सारी कड़ियों को फिर आपस में जोड़ा जाता है। अब तक पुलिस को यकीन हो चला था कि यही कातिल है शंकरिया, और फाइल में नाम दर्ज था कनपटिया शंकर, इसी ने ही 70 लोगों को मारा है। 70 कत्ल में 40 कत्ल की उसे दिन और समय तक याद थे और घटना स्थान तक याद थे, और उसने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया था। 63 कत्ल के सबूत पुलिस के पास थे। 7 कत्ल ऐसे थे जिनसे जुड़े हुए सबूत पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाई। 1979 में उसे पकड़ा जाता है और गिरफ्तारी की खबर आती है, और सभी जगह यह खबर फैल जाती है कि कनपटी पर मारने वाला कातिल कनपटिया, और जिसका पूरा नाम कनपटिया शंकर है, गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है, और उसने अपने जुर्म को कबूल लिया है। कहानी में भी बने रहिए, ये बहुत कुछ है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लोग उसे देखने को बेताब थे कि आखिर कनपटिया शंकर कौन है, कैसा दिखता है, और वो देखना चाहते थे कि 27 साल के एक व्यक्ति, एक लड़के ने सिर्फ हथौड़े से 70 लोगों को मार दिया, और इसके पीछे का कारण क्या था। पुलिस जब कनपटिया शंकर को कोर्ट में पेश करती है तो पुख्ता इंतजाम के साथ पेश करती है, क्योंकि कुछ लोग उसे देखना चाहते थे, कुछ लोगों में आक्रोश था, और कुछ लोग शायद उनके परिवार के लोगों को उसने मार दिया था तो इससे बदला लेना चाहते थे। अब उसे जान का भी लोगों से खतरा था। स्वाभाविक सी बात है, जब इसके घर का कोई व्यक्ति जाएगा तो वो कातिल से बदला लेना चाहेगा।
अब पुलिस उससे कोर्ट में बयान कराती है और कोर्ट उससे पूछता है कि तुमने जिनको मारा क्या तुम उनको जानते थे? तो पुलिस कोर्ट के आदेश अनुसार उससे बयान लेती है। तो वो कहता है कि नहीं साहब, मैंने जिसको भी मारा मैं उसे नहीं जानता था, ना ही वो मुझे जानते थे, ना ही मेरी कोई दुश्मनी थी। तो फिर पुलिस पूछती है कि तुमने उसे मारा क्यों, उन लोगों को मारा क्यों? तो बोलता है कि मैं 2-3 दिन के बाद घर से बाहर निकला और सुरक्षा की दृष्टि से मैंने अपने पास हथौड़ा रख लिया। मैं सुनसान इलाके से निकला तो एक व्यक्ति पर अचानक मैंने गर्दन के नीचे हथौड़े से हमला कर दिया। वो चीखा, चिल्लाया, तो उसे चीख की आवाज़ सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिला। मैं वो आवाज़ दोबारा सुनना चाहता था, तो मैंने उस व्यक्ति पर दोबारा वार किया, पर वो बोला ही नहीं, मर गया। कनपट्टी पर मैंने मार दिया हथौड़ा तो मर गया। अब मैं अपने घर वापस आ गया, पर वो चीखों की आवाज़ जो मुझे सुकून देती है मुझे सुनने के लिए नहीं मिल रही थी। मैं 2-3 दिन बाद फिर अपने घर से बाहर हथौड़ा लेकर निकला, कंबल ओढ़ा और ओढ़ कर बैठ जाता, और जैसे कोई सुनसान व्यक्ति आता उसकी कनपट्टी पर हथौड़ा मार देता, गर्दन के नीचे यहाँ कनपट्टी पर, और वो चीखता तो मुझे सुकून मिलता। बस उसी सुकून भरी आवाज़ सुनने की मुझे आदत लग गई थी, और मैंने जिनको भी मारा ना मैं उन्हें जानता था ना वो मुझे जानते थे, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। और मैं कबूल करता हूँ कि मैंने ही उन 70 लोगों को मारा है। बस मुझे वो चीख की आवाज़ सुननी थी जो मेरे कानों को सुकून पहुँचाती है। सिर्फ उस चीख की आवाज़ जो उसे सुकून पहुँचाती थी, उसलिए उसने 70 लोगों को हथौड़ा मार कर मौत के घाट उतार दिया। ये बात उसने अपने बयान में भी बोली, पुलिस कथन में भी बोली, और इस चीज़ को उसने स्वीकार किया। पुलिस चार्जशीट बनाती है और कोर्ट में चालान पेश करती है, और वहाँ से उस शंकर कनपटिया को मौत की सज़ा सुनाई जाती है, सजाए मौत सुनाई जाती है। अदालत ने कहा कि तुम कुछ कहना चाहते हो, तो उसने कहा नहीं, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मैंने ही इतने लोगों को मारा है। सोलह जनवरी 1979 में ये केस चालू होता है, और 16 मई 1979 को उसको फांसी सजाए मौत दे दी जाती है। शंकरिया उर्फ कनपटिया शंकर को फांसी दी जाती है, और जो फांसी देने से पहले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तुम कोई बात बोलना चाहते हो? तो वो बोलता है कि मेरे जैसे मत बनना, मैंने 70 लोगों को मार दिया, इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, मेरा जैसा कभी मत बनना। उसकी उम्र लगभग उस समय 27 साल थी। सिर्फ मज़े लेने के लिए, लोगों की चीख की आवाज़ सुनने के लिए जो सुकून पहुंचाती है, शंकरिया ने, जो बाद में कनपटिया शंकर के नाम से केस में जाना गया, 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 70 लोगों के घर से एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उसने बुरा काम किया, उसका बुरा अंत हुआ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब ये कहानी अन्य लोगों तक भी पहुँचा सके। जब तक के लिए नमस्कार, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।